अमीर बहन और गरीब बहन, रिश्तों और समय और समझ की एक अमर दास्तान। यह कहानी केवल दो सगी बहनों की नहीं बल्कि इंसानी स्वभाव, समय के फेर और अहंकार तथा संतोष के बीच के श्राप्त संघर्ष की महागाथा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक धन दौलत क्षणभंगुर है, जबकि रिश्तों की गर्माहट और मन की अमीरी ही जीवन की वास्तविक पूंजी होती हैं। सुंदरगढ़ नाम का एक समृद्ध और खुशहाल गांव था, जहां की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग बहुत ही सीधे साधे थे। इसी गांव के एक छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके आंगन में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। इस घर में दो बहनें रहती थीं, माया और राधा। दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन बचपन से ही दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। बड़ी बहन माया स्वभाव से बहुत ही चंचल, महत्वाकांक्षी और भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होने वाली लड़की थी। उसे अच्छे कपड़े पहनना, गहनों से सजना और गांव के लोगों के बीच खुद को श्रेष्ठ दिखना बहुत पसंद था। वह अक्सर भविष्य के बड़े बड़े सपनों देखती थी, जहां उसके पास एक बड़ा महल हो, नौकर चाकर हो और लोग उसके सामने सिर झुकाएं। छोटी बहन राधिका इसके विपरीत। राधा बहुत ही शांत, सरल और संतोष और दयालु स्वभाव की थी। उसके प्रति से बहुत प्रेम था। वह घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाती, गांव के भूखे जानवरों को रोटी खिलाती और जो कुछ भी उसके पास होता उसी में खुश रहती। राधा का मानना था कि इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका व्यवहार और उसका साफ दिल है। समय और रफ्तार से बीतता गया और दोनों बहन विवाह योग्य हो गईं। उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से दोनों के लिए वर तलाशना शुरू किया, लेकिन किस्मत के पन्ने दोनों के लिए अलग तरह से खुलने वाले थे। माया की खूबसूरती और उसकी महत्वाकांक्षा रंग लाई। शहर के एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित कपड़ा व्यापारी दीनदयाल जी अपने बेटे विक्रम के लिए एक सुंदर बहू की तलाश में सुंदरगढ़ आए। उन्होंने माया को देखा और उसके ठाट बाट और बातचीत के तरीके से प्रभावित होकर अपने बेटे का हाथ उसके लिए मांग लिया। माया का सपना सच हो गया था। वह एक बहन बहुत बड़े रईस परिवार की बहू बनकर शहर चली गई। अब वह अमीर बहन बन चुकी थी। दूसरी ओर राधा की शादी गांव के ही एक सीधे साधे, ईमानदार और मेहनती किसान रमेश से हुई। रमेश के पास अपनी बहुत कम जमीन थी और वह दिन रात खेतों में पसीना बहाकर बस इतना ही कमा पाता था कि जिससे परिवार का पेट भर सके। राधा अपने इस छोटे से संसार में बहुत खुश थी। वह एक गरीब बहन के रूप में गांव की मिट्टी से जुड़ी रही। शुरुआती कुछ सालों तक दोनों बहनों के बीच बातचीत होती रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता माया के ऊपर धन और शहरी चौकाचौंध का नशा चढ़ने लगा। वह धीरे धीरे अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि को भूलने वाली और उसे अपनी गरीब बहन से रिश्ता रखने में शर्म महसूस होने लगी। विवाह के लगभग 5 साल बाद सुंदरगढ़ गांव के प्राचीन मंदिर में एक बहुत बड़ा वार्षिक उत्सव और ग्यास रखा गया। इस उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। माया के पति विक्रम ने भी
गांव में बड़ा दान दिया था। इसीलिए माया पूरे लवलौकस के साथ महंगी रेशमी साड़ी पहने, हीरो के गहने से लद कर अपनी बड़ी चमचमाती गाड़ी से गांव पहुंची। गांव के लोग माया की धन दौलत देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे थे। माया के रहने के लिए गांव में एक बड़ा वीआईपी गेस्ट हाउस बुक किया गया था। वह वहां अपनी शहर की अमीर सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ ठहरी हुई थी। जब राधा को पता चला कि उसकी बड़ी बहन इतने सालों बाद गांव आई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राधा ने सोचा कि वह अपनी बहन से मिलने जाएगी। उसने अपनी अलमारी से अपनी सबसे साफ और अच्छी सूती साड़ी निकाली, जो हालांकि थोड़ी पुरानी थी और उस पर जगह जगह रफू किया हुआ था। उसके अपने खेतों के ताजे अमरूद और घर के बने लड्डू एक टोकरी में रखे और अपनी बहन से मिलने गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ी। जब राधा गेस्ट हाउस के मुख्य द्वार पर पहुंची तो वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसकी फटी और साधारण हालत देखकर उसे वहीं रोक दिया। कहाँ जा रही हो? मालकिन से मिलने। हट पीछे, वहाँ बड़े बड़े लोग आए हैं, गार्ड ने झिझकते हुए कहा। राधा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भैया अंदर जो माया जी हैं आई हैं, मैं उनकी सगी छोटी बहन हूँ, उनसे मिलने आई हूँ। यह बात जब अंदर तक पहुँची तो माया अपनी अमीरी सहेलियों के साथ बाहर आई, लेकिन अपनी सहेलियों के सामने राधा की फटी पुरानी हालत और हाथ में मिट्टी की टोकरी देखकर माया का चेहरा शर्मा और गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि इस गरीबी औरत को अपनी बहन बताने से उसकी समाज में नाक कट जाएगी। माया ने राधा को गले लगाने के बजाय वहीं दूर से ही बेहद कड़े और अपमानजनक शब्दों में कहा, राधा, तुम यहाँ इस हालत में क्यों चली आई? तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि किस जगह पर कैसे आया जाता है? मेरे मेहमान और शहर के बड़े बड़े लोग अंदर बैठे हैं। ये क्या सोचेंगे कि मेरी बहन एक मामूली भिखारिन जैसे दिखती है। अगर तुम्हें पैसों की तंगी थी या कोई मदद चाहिए थी तो किसी नौकर के हाथ संदेश भिजवा देती। खुद यहाँ आकर मेरी इज्जत का कचरा करने की क्या ज़रूरत थी? राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बहन से कोई पैसा या मदद मांगने नहीं आई थी। वह तो सिर्फ अपनी सगी बहन को गले लगाकर बचपन की यादें ताज़ा करना चाहती थी। राधा ने अपनी टोकरी वहीं ज़मीन पर रख दी, अपनी आँखों के आंसू पोंछते और बिना एक शब्द बोले चुपचाप वहाँ से उल्टे पैर अपने घर की तरफ लौट आई। राधा ने घर आकर अपने पति रमेश से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रमेश के स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। लेकिन उस रात राधा ने भगवान के सामने रोते हुए सिर्फ इतना ही कहा, हे भगवान ईश्वर, किसी को भी इतना धन मत देना कि वह अपनों को ही पहचानना भूल जाए। कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज राजा है वह कल रंक बन सकता है। समय का पहिया घूमा
और अगले कुछ वर्षों में दोनों बहनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। शहर में माया के पति विक्रम ने एक बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट में अपनी सारी संपत्ति लगा दी। इसके लिए उन्होंने बैंकों से बड़ा कर्ज भी लिया था, लेकिन किस्मत ने ऐसा ही करवट बदली कि उनके उस प्रोजेक्ट में भारी घाटा हो गया। उसके पार्टनर्स ने उनके साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी की और सारा पैसा लेकर विदेश भाग गए। देखते ही देखते विक्रम का पूरा बिजनेस ठप हो गया। कर्जदारों और बैंकों के अधिकारियों ने उनके आलीशान बंगले और गाड़ियों और यहाँ तक कि माया के सारे महंगे गहनों को भी कुर्क कर लिया। माया और उसका परिवार रातों रात सड़क पर आ गया। शहर में बदनामी और कर्जदारों के डर से बचने के लिए विक्रम और माया को अपना सब कुछ छोड़कर छिपना पड़ा। आखिरकार थक हार कर उन्हें वापस सुंदरगढ़ गांव में आकर एक टूटे फूटे किराए के मकान में शरण लेनी पड़ी। अब माया के पास न तो नौकर थे, न महंगी साड़ियाँ और न ही वह घमंड। दूसरी ओर गांव में राधा और रमेश की किस्मत बदल रही थी। रमेश ने गांव के कुछ प्रगतिशील किसानों के साथ मिलकर आधुनिक और जैविक खेती की शुरुआत की थी। उस साल मौसम ने भी उनका साथ दिया और रमेश के खेतों में बम्पर पैदावार हुई। रमेश के द्वारा उगाए गए अनाज और सब्जियों की मांग शहर की बड़ी बड़ी मंडियों में होने लगी। रमेश ने धीरे धीरे अनाज का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, जो बहुत ही तेजी से चल निकला। अब राधा का वह मिट्टी का घर एक खूबसूरत और बड़े पक्के मकान में बदल चुका था। उसके पास ट्रैक्टर, गाड़ियाँ और सुख सुविधा के सारे साधन आ चुके थे, लेकिन इस सब के बावजूद राधा और रमेश के स्वभाव में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया था। वे आज भी उतने ही सरल, परोपकारी और विनम्र थे। एक दिन राधा गांव के बाजार से लौट रही थी, तभी उसने रास्ते के किनारे एक जर्ज और पुरानी मकान के बाहर एक महिला को फटे पुराने कपड़े में कुएं से पानी खींचते हुए देखा। उस महिला की पीठ झुकी हुई थी और वह बहुत थकी हुई लग रही थी। राधा ने जब ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन माया थी। राधा को गांव के लोग से पता चला था कि माया का परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और वे लोग अब इस गांव में बेहद कंगाली में दिन काट रहे हैं। राधा तुरंत अपने घर आई। उसने नए कपड़े, अनाज की बोरियां, फल, मिठाइयाँ और कुछ पैसे एक गाड़ी में रखे और सीधे माया के उस किराए के घर पहुंच गई। जब राधा गाड़ी से उतरी और माया के घर आंगन में दाखिल हुई तो माया जमीन पर बैठकर सूखी रोटी चबा रही थी। अपनी अमीरी और समृद्धि बहन राधा को अपने घर के दरवाजे पर देखकर माया डर से कांपने लगी। उससे लगा कि आज राधा अपनी पुरानी बेइज्जती और अपमान का बदला लेने आई है। वह आज उस पर हंसेगी और ताने मारेगी। माया ने डरते हुए अपना सिर झुका लिया और रोने लगी, लेकिन राधा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह दौड़कर आगे बढ़ी और उसने अपनी बड़ी बहन माया को कस कर अपने सीने से लगा लिया। दीदी, आप इस हाल में यहाँ रह रही है और मुझे बताया तक नहीं।
क्या मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई? राधा ने रोते हुए कहा। माया राधा की इस दयालुता और प्यार को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह राधा के पैरों में गिर पड़ी और अपनी दोनों आंखों बंद करके माफ़ी मांगने लगी। राधा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत पापी हूँ। जब मेरे पास पैसा था तो मैं घमंडी में आधी हो गई थी। मैंने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें अपने दरवाजे से भगा दिया। आज भगवान ने मुझे मेरी करनी की सज़ा दी है। मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मुझे अपनी बहन कहो। राधा ने तुरंत माया को उठाया, उसके आंसू पोंछे और कहा, दीदी, पुरानी बातें वहीं ख़त्म हो गई। वक्त खराब था, आपका दिल नहीं। सुख और दुख तो धूप छाँव की तरह है, आते जाते रहते हैं। जब तक आपकी यह छोटी बहन जिंदा है, आपको परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से हम सब साथ रहेंगे। माया को आज समझ आ गया कि असली अमीरी तिजोरी में रखे पैसे से नहीं बल्कि दिल की विशालता से मापी जाती है। राधा पैसों से भले ही पहले गरीब थी, लेकिन दिल से वह हमेशा से ही ब्रांड की सबसे अमीर महिला थी। राधा और रमेश माया और उसके परिवार को अपने बड़े घर में ले आए। रमेश ने बड़े भाई की तरह विक्रम को गले लगाया और कहा, भाई साहब, आप शहर के इतने बड़े व्यापारी रहे हैं, आपके साथ अनुभव की कोई कमी नहीं है। मेरे अनाज का बिजनेस अब बढ़ रहा है और मुझे एक समझदार पार्टनर की ज़रूरत है। क्यों न हम दोनों मिलकर इसे और बड़ा बनाएं। विक्रम की आंखों में कृतज्ञता का आंसू आ गए। उन्होंने रमेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शहर के बाजारों की समझ रखने वाले विक्रम और ज़मीनी मेहनत करने वाले रमेश की जोड़ी ने कमाल कर दिया। दोनों ने मिलकर सुंदरगढ़ में एक बड़ी अनाज मिल की स्थापना की, जिससे गांव के सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिला। इधर घर पर माया और राधा अब एक साथ रहती थी। माया ने राधा से सादगी, संतोष और सेवा का पाठ सीखा। जो माया कभी धूल से बचती थी, वह अब राधा के साथ मिलकर गांव के अनाथ आश्रम और गरीब बच्चों के लिए खाना बनाती थी। समय का चक्र चला रहा और दोनों बहनों के बच्चे भी बड़े हो गए। माया का बेटा आकाश और राधा की बेटी कोमल ने मिलकर अपनी माताओं के संस्कार को आगे बढ़ाया। उन्होंने सुंदरगढ़ गांव में एक ट्रस्ट खोला, जिसके तहत गांव की लड़कियों के लिए मुफ्त कॉलेज और महिलाओं के लिए रोजगार केंद्र बनाए गए। एक दिन गांव में उसी मंदिर का उत्सव फिर से आया, जहां सालों पहले राधा का अपमान हुआ था। इस बार पूरे गांव के लोग माया और राधा के घर के बाहर इकट्ठा थे। गांव के सरपंच ने दोनों बहनों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। मंच पर खड़े हो जब माया को बोलने के लिए कहा गया तो उसने अपनी छोटी बहन राधा का हाथ हवा में उठाया और पूरे जन समूह के सामने कहा, सालों पहले इसी उत्सव मैंने सोने और हीरो से लद कर आई थी, लेकिन भीतर से एक कंगाल इंसान थी। आज मेरे पास कोई भारी गहना नहीं है, सिर्फ यह सूती साड़ी है, लेकिन आज मैं खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब और अमीर औरत मानती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी बहन
राधा का प्यार है। याद रखिएगा, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन जो इंसान रिश्तों को संभाल कर रखता है वही वास्तव में अमीर होता है। पार्क में बैठी दोनों बुजुर्ग बहनें ढलते हुए सूरज की लालिमा को देख रही थीं। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम रखा था। उसका यह रिश्ता अब सुंदरगढ़ की हवाओं में एक कहानी बनकर गूंजता था। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ी को हमेशा यह याद दिलाती रहेगी कि अहंकार का अंत हमेशा छोटा होता है और संतोष का फल हमेशा महान होता है।